वीडियो 2। एटम क्या है? एटम को हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और आपने पढ़ा है कि एटम पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। हर पदार्थ एटम से मिलकर बना है। तुरंत चर्चा किए थे। जॉन डाल्टन ने बताया था कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। एक ही पदार्थ के सभी परमाणु समान होते हैं, डिफरेंट पदार्थ के परमाणु डिफरेंट होते हैं। और परमाणु विभाजित कण है, उसको हम विभाजित कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे कणों का निकलता है, जिसमें 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, नाभिकीय बल से जुड़ा रहता है, जिसे हम किसी भी मेथड द्वारा एटम से बाहर नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का इफेक्ट नगण्य रहती है, तो हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेथड से एटम से बाहर कर सकते हैं। चलिए, तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। अर्थात पदार्थ किसकी बनी है? परमाणु की बनी है। परमाणु स्वयं किसका बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक का बना हुआ है। तो इसी का थोड़ा सा थ्योरी हम लोग जानते हैं। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, जिससे मिलकर पदार्थ बना है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु स्वयं बहुत सारे पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, जिससे मिलकर पदार्थ बना है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु स्वयं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस से मिलकर बना है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, जिससे मिलकर पदार्थ बना है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु स्वयं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस से मिलकर बना है। जिसमें पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, जिससे मिलकर पदार्थ बना है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु स्वयं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस से मिलकर बनी है। जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन और उदासीन कण न्यूट्रॉन नाभिक में नाभिकीय बल से बंधित रहता है, जिसे
किसी भी विधि द्वारा एटम से अलग नहीं किया जा सकता है, जबकि ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमते रहता है, जिस पर नाभिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसे किसी भी विधि द्वारा एटम से बाहर निकाला जा सकता है। तो अभी आपने पढ़ा कि एटम क्या है, तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण एटम कहलाता है, परमाणु कहलाता है, जिससे पदार्थ मिलकर बना है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण एटम स्वयं बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक आदि से बना हुआ है, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन और उदासीन कण न्यूट्रॉन नाभिक में नाभिकीय बल से बंधित रहता है, जिसे किसी भी विधि द्वारा एटम से अलग नहीं किया जा सकता। इसका रीजन यही है, नाभिकीय बल से बंधित रहना। जबकि ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमते रहता है, जिस पर नाभिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसे किसी भी विधि द्वारा एटम से बाहर निकाला जा सकता है। तो आपने इस थ्योरी में क्या सीखा? आपने ये सीखा कि एटम से हम केवल इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, एटम से हम किसको नहीं निकाल सकते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं निकाल सकते। कीप इन माइंड, इस बात को माइंड में आप रखें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ये, और ये आप चार्ज करने के लिए आपको ये दिमाग में रखना होगा कि हम एटम से केवल इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एटम से बाहर नहीं कर सकते। और उसका रीजन ये है कि वो न्यूक्लियर फोर्स से जुड़ा रहता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि प्रोटॉन एक भारी कण होता है, जिसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, जो संभव नहीं है। नोट कर लिए? चलिए, अब है कि परमाणु उदासीन होता है। क्यों? अभी आपने बताया था हमने कि परमाणु बैलेंस पर रहता है। बैलेंस पर रहने का मतलब हुआ कि जितना उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। परमाणु में उपस्थित ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन की संख्या
की संख्या और धनावेशित कण प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है जिसका बीजीय योग 0 होता है। इसलिए एटम विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है क्यों? परमाणु में उपस्थित ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन की संख्या और धनावेशित कण प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो भैया मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन किस में होगा? माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव ना हुआ। और 10 प्रोटॉन किस में होगा? प्लस में, प्रोटॉन पॉजिटिव होगा। तो मान लो किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, और 10 प्रोटॉन तो प्लस 10 प्रोटॉन हुआ। तो एटम में कुल आवेश कितना हो? तो दोनों को जोड़ दो तो नेट आवेश क्या मिलेगा? 0। तो एटम में कोई आवेश नहीं है। यही कारण है कि एटम उदासीन होता है। तो कोई भी एटम के उदासीन होने का रीजन है कि जितना उसमें इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, इसलिए एटम उदासीन होता है। तो बताइए क्या इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये भी उदासीन है। ये कपड़ा में करंट फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये भी उदासीन है। ये कागज में करंट फ्लो होगा? नहीं, क्योंकि ये उदासीन है। सूखा लकड़ी क्या उदासीन है। इसका मतलब जितना भी उदासीन बॉडी है उस सब में क्या होता होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता क्या होगा? होता ही है। इसी कारण से हर न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल होता है। सूखा लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, कांच, रेशम, एमोनाइट, बिल्ली का खाल, एम्बर, अभ्रक वगैरह ये सब न्यूट्रल होता है। बिकॉज चूंकि ये सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर प्रोटॉन बराबर होता है। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। कोरोना जैसे कोई भी एटम उठा लीजिए, मान लीजिए जैसे ये सोडियम एटम है। सोडियम एटम है, पता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑयल, पता है। तो सोडियम एटम है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होता है, और परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। चलिए हमको ये चेक करना है कि सोडियम एटम जो है क्या वो न्यूट्रल है कि नहीं है। तो देखते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसी को कहते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना है? 11। इसका मतलब सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? इलेक्ट्रॉन हुआ 11। सोडियम में प्रोटॉन कितना हुआ? प्रोटॉन भी 11 हुआ। 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन। चलिए अब पता लगाओ सोडियम में नेट चार्ज कितना है। नेट चार्ज प्रेजेंट इन सोडियम एटम, अर्थात सोडियम में कुल आवेश, सोडियम में कुल आवेश। तो भैया आवेश को क्यू दर्शाते, क्यू बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज कितना? 11 प्रोटॉन का चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस में? माइनस में। प्रोटॉन का चार्ज किस में? प्लस में। कट गया, बराबर 0। और देखिए सोडियम में नेट आवेश क्या है? 0। इसका मतलब सोडियम क्या है? उदासीन है। सोडियम में कोई तरह का चार्ज नहीं है, समझ रहे हैं?
उसी टाइप से जैसे मेरे पास क्लोरीन एटम है, क्लोरीन परमाणु संख्या 17 होता है, परमाणु द्रव्यमान 35.5। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, तो Z बराबर E बराबर P लिखिए। E कितना हुआ, 17 हुआ। P कितना हुआ, 17 हुआ। अच्छा, क्लोरीन में कुल कितना है चार्ज, तो जोड़िए। तो क्लोरीन में आवेश, क्लोरीन में कुल आवेश, क्लोरीन में कुल आवेश, तो भैया Q बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 17। प्रोटॉन का चार्ज कितना है क्लोरीन में, 17। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 17 किस में, माइनस में। प्रोटॉन का चार्ज 17 किस में, प्लस में। तो Q बराबर क्या है, कट करके 0, अर्थात हमारा क्लोरीन एटम क्या है, उदासीन है। इस टाइप से ब्रह्मांड का कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम पर कोई तरह के चार्ज नहीं होती है। इसका क्यों ये न्यूट्रल है भैया, सोडियम एटम क्लोरीन एटम न्यूट्रल क्यों है? क्या यही दोनों एटम न्यूट्रल के, ब्रह्मांड के सभी एटम न्यूट्रल है? सभी एटम न्यूट्रल है, कोई भी एटम उठा लो। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। इसका मतलब अगर सोडियम एटम हो या क्लोरीन एटम या अन्य कोई एटम हो, अगर उस समय इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो इसका मतलब एटम क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर यही सोडियम एटम तब क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। या इसी सोडियम एटम हम इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तब भी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अभी 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन जुटेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा सोडियम। अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम में डाल देंगे तो 11 के बाद 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जबकि 11 प्रोटॉन है तो वहाँ 12 में 12 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन जोड़े तो एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा सोडियम। इसका मतलब चार्ज करने को उत्तरदायी किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास, ना कि प्रोटॉन के पास। क्योंकि प्रोटॉन को सोडियम, क्योंकि प्रोटॉन को हम एटम से बाहर नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई भी एटम चार्ज हो सकती है, लेकिन किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। उसी टाइप से हीलियम एटम ले लो, हीलियम की परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 4। बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना, तो Z बराबर E बराबर P। इलेक्ट्रॉन कितना हो बताओ, 2। इलेक्ट्रॉन 2। प्रोटॉन कितना हुआ, प्रोटॉन 2। अब बताओ हीलियम में कुल आवेश कितना है, हीलियम में कुल आवेश Q बराबर, बताओ इलेक्ट्रॉन का आवेश जो प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, 2। प्रोटॉन का आवेश कितना, +2। ये Q बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश 2 किसमें, माइनस में, प्रोटॉन का आवेश किसमें, प्लस में, कट गया और Q बराबर 0, अर्थात ये क्या है, उदासीन है। इस टाइप से दुनिया का सभी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। समझ लिया होगा? चलिए, अब है आवेश का संकल्पना। आवेश का संकल्पना मतलब, आवेश का संकल्पना का मतलब हुआ कि आवेशन का उत्तरदायी किसके पास है, कौन आवेशित करता है बॉडी को। संकल्पना मतलब हो कि आवेश के, आवेशन का कारण क्या है। तो अभी हमने बताया था आवेश का संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है।
यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वस्तु, शॉर्ट में कर देते हैं, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणावेशित होता है, तथा यदि इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वह धनावेशित होता है। देखिए, आवेश का संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। पहला बात याद रखोगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। यही मेन पार्ट है, इसी पर पकड़ बना के रखना है। मैं कहूँगा कि दो बॉडी का रगड़ा, ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, तो सीधा से दिमाग डाल दोगे कि जो पॉजिटिव हुआ होगा वो इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा, और जो नेगेटिव हुआ होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। जैसे मैंने कहा कि ये प्लास्टिक है, ये कपड़ा है, ये दोनों को रगड़ दिए, ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ। इसका मतलब सोचो कि इन्होंने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, इसलिए नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। आवेश का संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणावेशित होता है, मतलब नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो, तथा यदि इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वह धनावेशित होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा भैया तो ऋण आवेश निकलता जाएगा। मान लीजिए किसी के पास अच्छाई बुराई दोनों गुण है, अगर वो बुराई निकाल दे तो अच्छाई बचेगा, और यदि अच्छाई निकाल दे तो बुराई बचेगा। वही बात है कि जैसे ये मैं कहा ये उदासीन है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो पॉजिटिव बचेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये तो यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या होता है, ऋणावेश। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वो क्या होता है, धनावेशित होता है। जैसे हम आपको बताते हैं, जल्दी नोट कीजिए। हमने सनम को, जैसे मेरे पास एक सोडियम एटम है। अभी हमने बताया कि सोडियम क्या था, न्यूट्रल था कि चार्ज था, न्यूट्रल था। हम सोडियम को ही चार्ज करेंगे। सोडियम के परमाणु द्रव्यमान 11 है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन हुआ, 11 प्रोटॉन हुआ, लेकिन इस पर अभी चार्ज क्या है, 0 है। तो हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन हम इससे निकालेंगे तो ये कैसा चार्ज होना चाहिए। तो 11 इलेक्ट्रॉन तो कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है पता है तुमको ऑर्बिट में, 2 8 1। क्योंकि कोई भी एटम में एक गुण होता है अस्थाई प्राप्त करने का, अस्थाई स्टेबल। और स्टेबल का रूल होता है कि यदि लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ऐसे एटम को अस्थाई माना जाता है। तो हमारे सोडियम के पास परमाणु संख्या कितना, 11 है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो पहला ऑर्बिट जो है, ये पहला ऑर्बिट, ये सोडियम का नाभिक हुआ। तो पहला ऑर्बिट है, तो पहला ऑर्बिट में यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 11 में से 2 दे देते हैं, तो ये अस्थाई हो गया। अब बच गया इसके पास कितना, 11 में 2 चला के कितना बच गया, 9। अब दूसरा ऑर्बिट को हमको अस्थाई होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी अस्थाई होगी।
और तीसरा को भी हमको अस्थायी करने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन है तो नहीं उसके पास लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 8 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 8 तो 10, एक इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ऐसे होता है इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। चलिए, तो मेरे सोडियम के पास जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये सोडियम, ये इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम किसी से ले ले तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे तब भी लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, तब भी अस्थायी हो जाएगा। तो इसको फायदा क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देना, ना कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि कर्जा से सब कोई डरता है। तो ये चाहेगा क्या कि हम कर्जा नहीं ले, बल्कि हम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें। तो ये जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के पास कितना, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो अब हमको ये देखना है कि जब इलेक्ट्रॉन, सोडियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था, अभी जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है इसमें, तो अभी इसमें नेट चार्ज 0 है। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये कैसा चार्ज हुआ, चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, तो देखते हैं। तो देखिए सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सोडियम में कितना प्रोटॉन है, बराबर प्रोटॉन कितना है, तो 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। अब इसमें देखो नेट चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन निकलने पर, तो यहाँ पर नेट चार्ज Q बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 11। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 10, इलेक्ट्रॉन जो 10 जो है माइनस में लिखो, प्लस में, माइनस में, और नंबर प्रोटॉन 11 प्लस में। अच्छा, 11 में से 10 गया तो +1। गॉड देखिए हमारा सोडियम पॉजिटिव चार्ज हो गया, कितना पॉजिटिव से, 1 पॉजिटिव से धनावेशित हो गया। इस टाइप से सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेने पर सोडियम धनावेशित हो जाता है। तो यार भाई साहब, खाली सोडियम ही नहीं, कोई भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो धनावेशित होगा। एटम त्याग, इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब है हुआ पॉजिटिव होना, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब हुआ नेगेटिव होना। जैसे हम एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मेरे पास क्लोरीन एटम है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है 17, कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा 2 8 8 कितना, 8 9 16, सॉरी ये ऐसे नहीं बढ़ेगा, 2 8 7 ऐसे बढ़ेगा। अब देखिए इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। तो फायदा क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण कर लेंगे तो 8 पूरा यदि अस्थायी हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, किसी से भी 1 इलेक्ट्रॉन भी लेता है। तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, क्लोरीन के पास हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब हमको ये देख रहे हैं कि जब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये कैसा चार्ज हुआ, अभी चार्ज क्या इसका 0 है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो कैसा चार्ज होगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, आप लिखिए तो 8 9 16 2 18 18 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना है 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन। अब पता लगाइए कि सोडियम में क्लोरीन में नेट चार्ज क्या है, Q बराबर 18 इलेक्ट्रॉन प्लस 17 प्रोटॉन है ना। तो क्या हो गया Q बराबर कितना, 18 इलेक्ट्रॉन माइनस में और 17 प्रोटॉन प्लस में बराबर -1, अर्थात ऋणावेशित हो गया, ऋणावेशित। इसका 1 ऋणावेशित हुआ, इसका मतलब यह हुआ अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो क्लोरीन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही पड़ेगा क्योंकि लास्ट में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा अस्थायी होने के लिए। तो क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो हो जाता है नेगेटिव, और सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वो हो जाता है पॉजिटिव। यही कारण है कि जब कंपाउंड बनता है Na+Cl तो ये क्या हो जाता है Na+Cl-। कैसे हुआ भैया कि जब ये दोनों जुटा तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, इन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया सोडियम ने, तो सोडियम हो गया पॉजिटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये हो गया नेगेटिव। इस टाइप से जो बॉडी इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वो होता है पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो होता है नेगेटिव। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया, 1 इलेक्ट्रॉन।
तो एक पॉजिटिव चार्ज हुआ। क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया? एक इलेक्ट्रॉन, तो एक नेगेटिव चार्ज हुआ। इसका मतलब अगर सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते त्याग करता तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज होता। अगर 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करता 3 पॉजिटिव चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग 4 पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। 5 इलेक्ट्रॉन त्याग, अगर कोई पूछे कि इस मार्कर से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बताओ कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? 5 पॉजिटिव चार्ज होगा। इस मार्कर से 100 इलेक्ट्रॉन निकला, कितना पॉजिटिव चार्ज? 100 पॉजिटिव चार्ज। इस मार्कर से 2.5 इलेक्ट्रॉन निकला, कितना पॉजिटिव चार्ज? 2.5 इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द नेचर, इसलिए इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल, इसलिए आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता। 10 निकाल सकते, 15 निकाल सकते, 20 निकाल सकते, 50 निकाल सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है पूर्णांक गुणज के रूप में, ना कि डेसिमल नंबर के रूप में। 0.2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, 7.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये हुआ। चलिए